बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम चंद एक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 12 का नेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस का स्टडी करते हैं जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एट रेस्ट। जब चार्जेस जो हैं वो साकन हालत में हों, देन उनको स्टडी करने वाली जो फिज़िक्स की ब्रांच है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शीशे का एक रॉड है, सलाख है। जब आप उसको सिल्क के कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके ऊपर चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, और वो जो चार्जेस हैं वो रेस्ट की हालत में होते हैं। सलाख के ऊपर चार्जेस जो हैं वो रेस्ट की हालत में है, और उन चार्जेस को स्टडी करने वाली जो ब्रांच है फिज़िक्स की उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो मैटर की जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब उनको रखा जाता है तो वो फोर्स महसूस करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 पॉजिटिव चार्जेस, नंबर 2 नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब दो चार्जेस होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होंगी? दो चार्जेस हैं, वो सेम साइन के हो सकते हैं या ऑपोजिट साइन के हो सकते हैं। सेम साइन का क्या मतलब कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इन दोनों के दरमियान फोर्स होगी वो रिपल्शन फोर्स होगी क्योंकि सेम साइन है, और इन दोनों के दरमियान भी जो फोर्स होगी वो सेम फोर्स होगी, वो रिपल्शन फोर्स होगी क्योंकि ये दोनों सेम साइन है। और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन फोर्स होगी क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन है। कहता है कि चार्जेस ऑफ सेम साइन, जब चार्जेस सेम साइन के होंगे तो उनके दरमियान वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके दरमियान जो है वो रिपल्शन फोर्सेस होगी। और जब चार्जेस जो है वो अपोजिट साइन के होंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो बेसिकली जब सेम साइंस के चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट साइन वाले जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो जनरेट होती है, और वही जो फोर्सेस हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स का नाम देते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, कूलम्स लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कूलम्स फ्रेंच की मिलिट्री का एक साइंटिस्ट था। इसने 1784 AD ईस्वी में एक लॉ पेश किया। उसने कहा कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और याद रहे इसकी स्टेटमेंट करने से पहले पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो कूलम्स का लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे होल्ड करता है। अब पॉइंट चार्जेस क्या हैं? तो कहता है कि पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं, बेसिकली एक चार्ज एक ये चार्ज। कहता है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से बड़ा हो तो वो वाले जो चार्जेस होंगे वो पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। और दूसरी जो पॉइंट चार्जेस के बारे में बात है, जिससे आप बता सकते हो ये पॉइंट चार्जेस हैं, बेसिकली जो चार्ज है वो अपने गिर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है।
अब पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करते, मतलब ख़राब नहीं करते, तो उन वाले चार्जेस को भी हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट पर। कूलम्स लॉ ने अपने लॉ में क्या बयान किया था? उसने कहा कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, वो सेम साइन के भी हो सकते हैं और अपोजिट साइन के भी हो सकते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। वो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं, जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं, और जब वो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस का और एक नेगेटिव का, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो कहता है कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, दोनों की चार्जेस की मैग्नीट्यूड है, और उन दोनों का हासिल ज़रब लिया, प्रोडक्ट लिया, और फोर्स उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद कहता है उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है R, उस डिस्टेंस के वो जो फोर्स है वो इन्वर्सली उस डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब हम बात करेंगे सेम चार्ज अपोजिट सेम चार्जेस की, तो देन ये है डायग्राम है, और अपोजिट के लिए ये है। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगी क्योंकि चार्जेस लाइक हैं, लाइक चार्जेस मतलब दोनों प्लस के हैं या दोनों नेगेटिव के हैं। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। दूसरी जो बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि Q2 जो है वो Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो F12 है, 12 नहीं कहना इसको, F12। इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स F12 है, इसका मतलब है कि Q2 जो है वो फोर्स लगा रहा है Q1 पर, तो जिस पे फोर्स लग रही होगी उसका नंबर पहले आएगा, और जो फोर्स लगा रहा होगा उसका नंबर बाद में आएगा। इसका मतलब है कि F12 आएगा। और इसी तरह जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स लग रही है Q2 पे, इसीलिए F2 और जो फोर्स लगा रहा है वो 1 है तो वो बाद में आ जाएगा, तो बन जाएगा F21। तो ये जो फोर्स है F12 वो चार्ज Q2 लगा रहा है Q1 पर, और ये जो फोर्स है F21 ये वो फोर्स है जो Q1 लगा रहा है Q2 पर। दोबारा सुन लें, जिस पर फोर्स लग रही होगी जिस चार्ज पर उसका नंबर पहले आएगा, तो वो हम इस तरह लिखेंगे, अगर 2 पे लग रही है फोर्स तो वो 21 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी F12 नहीं पढ़ना आपने, F12 और F21। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है, और दोनों जो हैं वो अलग-अलग हैं एक डिस्टेंस R पे, देन इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन मिलेगी। और ये कैसे बनी है? जब हमने दोनों जो पीछे इक्वेशन थी उनको कंबाइन किया, Q1 Q2 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हम ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे K। तो कूलम ने जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया था अपने लॉ में वो K है, तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। और याद रहे कि ये वाली जो इक्वेशन है वो सिर्फ उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को बता रही है। तो ये फोर्स है, तो फोर्स के पास
मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो Q1 है और Q2 है वो पॉइंट चार्जेस हैं, और K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं SI सिस्टम में K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो E नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होती है उसके बारे में बाद में देखते हैं। और ये K की वैल्यू है जो आपने याद रखनी है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁸8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको MCQs में पूछी जा सकती है। उसके बाद जो R है वो डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट इज़ 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता चलूँ कि फ्री स्पेस बोलते हैं हम वैक्यूम को, यहाँ जहाँ पर लो प्रेशर होता है। आप कह लें कि प्रेशर जो है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर, अब ज़ीरो प्रेशर नहीं कह सकते, लो प्रेशर मतलब अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर। तो वहाँ पर जो परमिटिविटी होगी आप फ्री स्पेस की वो एप्सिलॉन नॉट है, और उसकी वैल्यू जो है वो ये है, ये भी आपने याद रखनी है, ये आपको MCQs में पूछी जा सकती है। उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बेसिकली कूलम्स ने जो लॉ अपना दिया था वो फोर्स के रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं दो चार्जेस के दरमियान। अब फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब हम इसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे, तो इसीलिए कह रहा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को स्टडी करने के लिए हम डायग्राम्स की हेल्प लेंगे। ये कोई चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। जो हम डायग्राम में स्टडी करेंगे उसी को हम अपनी थ्योरी में लिखेंगे, आपने गौर से डायग्राम से समझना है। अब Q1 जो है, और यहाँ पर इस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि कूलम फोर्सेस जो हैं वो म्यूचुअल फोर्सेस हैं। अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव करें कूलम फोर्सेस इज़ अ म्यूचुअल फोर्सेस, तो देन भी ये वेक्टर फॉर्म में ही आपने हेडिंग दे देनी है यहाँ पर स्टार्ट पे कि कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, और आगे यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर देना आपने। म्यूचुअल का क्या मतलब है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो बाहमी फोर्स लगाएंगे। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये अभी हम प्रूव करेंगे। और यहाँ से एक और चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कूलम जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो भी होल्ड कर रहा होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि वो भी हमें यहाँ पर लागू होता हुआ नज़र आएगा। अब सपोज कर लें कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। अब Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, तो जैसे हमने पीछे देखा कि वो फोर्स आएगी F21, क्योंकि 2 पे लग रही है, 2 चार्ज पे लग रही है 1 की वजह से, और जिस पे फोर्स लग रही होती है उसका नंबर पहले आएगा, मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर एक नई चीज़ जो आई है वो है पोजीशन यूनिट वेक्टर जो आएगा 2-1। ये 2-1 क्यों हमने लिया, क्योंकि ये चार्ज Q1 की वजह से लग रहा है, की डायरेक्शन में है, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर लेंगे। अब यूनिट वेक्टर हमने फर्स्ट ईयर में देखे थे कि 3 तरह के होते हैं, I, J और K। ये X के अलोंग, ये Y के अलोंग और ये Z के अलोंग। अब हम जनरली बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस ले रहे हैं दो चार्जेस के दरमियान R डिस्टेंस, तो इसीलिए उस R की पोजीशन जो चार्जेस होंगे उन पे जो फोर्सेस लग रही हैं, एक्ट कर रही हैं, उनको डिनोट करने के लिए हम जर्नल एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमने ले लिया R। तो इसीलिए यहाँ पर हम R21 लेंगे, और 21 क्यों लेंगे वो मैं आपको बता चुका। सिमिलरली जब Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पर तो वो आ जाएगी F12, क्योंकि अब Q1 पे फोर्स लग रही है तो इसलिए 1 पहले आ जाएगा 2 बाद में, और साथ R12 आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है Q2 से Q1 की तरफ। तो कूलम फोर्सेस
इज़ द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2। लेट सपोज कर लें कि जो F21 है बी दी फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज, ये वो फोर्स है जो Q1 लगा रहा है Q2 पर, जो Q1 Q2 पे लगा रहा है। और सिमिलरली जो F12 है वो फोर्स है जो एक्सर्ट कर रही है Q2 से Q1 पर, जैसा कि हमने पीछे डायग्राम पे देखा। अब फ़र्ज़ करें कि दो चार्जेस हैं, वो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, लाइक पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब दोनों आप पॉजिटिव के कह लें या नेगेटिव कह लें। Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, दोनों जो डिस्टेंस पे सेपरेट है, मतलब दोनों को जो अलग अलग किया हुआ है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने पीछे फिगर में देखा। अगर हम फोर्स जो Q2 पे लग रही है Q1 की वजह से, उसको हम डिनोट कर लें F21 से, देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज F21 इज इक्वल टू 1/πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा 21। ये वो फोर्स है जो चार्ज Q2 पे लग रही है Q1 की वजह से। इक्वेशन नंबर 4 आ गई, वेयर जो R21 है वो एक यूनिट वेक्टर है और वो डायरेक्टेड है फ्राम Q1 से Q2, मतलब डायरेक्टेड का मतलब है Q1 से Q2 की तरफ है, एंड इट इज़ इन दी डायरेक्शन ऑफ 21 F21। यहाँ पर जो फोर्स है वो F21 है और जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्टेड है फ्राम Q1 से Q2 और इन दी डायरेक्शन ऑफ F21, जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा। सिमिलरली जो फोर्स Q1 पे लगेगी Q2 की वजह से, वो हम लिख लेंगे F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। और यहाँ पर उसी तरह जो R12 है वो एक यूनिट वेक्टर है और वो Q2 से Q1 की तरफ है, और ये भी किसकी डायरेक्शन में है, F12 में। जिस तरह R21 F21 की डायरेक्शन में था, इसी तरह R12 जो है वो F12 की डायरेक्शन में है, एज शोन इन दी फिगर। फिगर में अगर आप देखें तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर R21 इधर को है तो उसी तरह जो R12 है वो इधर को होगा। दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों की मकदार बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसी वजह से R यूनिट वेक्टर 12 इज इक्वल टू माइनस R यूनिट वेक्टर 21। तो जहाँ पर R12 है वहाँ पर हम -12 पुट कर सकते हैं, देन हमें जो इक्वेशन हासिल होगी वो ये आ जाएगी। सो इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 हम ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर आपने दुरुस्तगी कर लेनी है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, बिकम्स, सो इक्वेशन 4 बिकम्स। तो इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप गौर करें, या फिर आप ये वाली इक्वेशन ले लें, 5 वाली इक्वेशन ले लें, हम 5 वाली इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप 5 लिख लें। 5 इक्वेशन जो है वो F12 है इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पर R यूनिट वेक्टर 12 लिखा हुआ है, लेकिन हमने देखा कि जो R12 है वो बराबर है -R21 के, तो यहाँ पर -R21 आ जाएगा। अब ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और बाकी ये टर्म ये वाली आ जाएगी। और अगर आप देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 से देखें R21 है, तो वो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 पे चलूँ तो ये इक्वेशन नंबर 4 है और वो इसके बराबर है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इसके बराबर है, तो इस वाले हिस्से की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो यहाँ पर देखें अगर, तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिस इज़ दी कूलम्स लॉ, दिस इज़ दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ से साबित हो रहा है कि जो कूलम फोर्सेस हैं वो
म्यूचुअल फोर्सेस हैं। इट मीन्स दैट इफ़ Q1, इसका ये मतलब है कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो जो Q2 है वो भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, वो बराबर होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। नेक्स्ट इसके बाद कहता है कि अगर, ये तो हमने बात की जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं था, मतलब फ्री स्पेस थी। अब अगर कहता है कि हम दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम रख दें तो इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रख दिया हमने, मीडियम रख दिया, फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं उनके दरमियान हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। डाई इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है? इंसुलेटर। अगर हम कोई इंसुलेटिंग मटीरियल मीडियम रख दें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से करंट पास ना कर सके, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर हम रख दें तो कहता है कि उन चार्जेस पे जो फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द फ्री स्पेस। जो फोर्स हमारे पास फ्री स्पेस की वजह से आई थी और जो मीडियम रखने की वजह से आएगी, वो इस वाली फोर्स से कम हो जाएगी, ये वाली फोर्स। मतलब जब कोई मीडियम नहीं होगा दो चार्जेस के दरमियान तब फोर्स ज़्यादा होगी, और जब हम कोई मीडियम रख देंगे तो तब फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। तो इफ़ एन इंसुलेटिंग मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन चार्जेस then it will reduce the electrostatic force as compared to the free space by a factor ER epsilon R। तो कहता है जब हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल दो चार्जेस के दरमियान रख देंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू, मतलब जब हम उसका मुवाजना करें फ्री स्पेस के साथ, कि जब हमने दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस रखी हुई है, और वो कितनी कम होगी, वो एप्सिलॉन R से हमें पता चलेगा। और एप्सिलॉन R यहाँ पर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, और इसकी जो वैल्यू है वो डाइइलेक्ट्रिक की नेचर के साथ वेरी करती है। मतलब जिस तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल होगा डाइइलेक्ट्रिक होगा, डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर को बोलते हैं। तो जिस तरह का इंसुलेटर होगा उसी तरह की उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। मतलब एयर के लिए कुछ और वैल्यू होगी, वाटर के लिए कुछ और होगी, इसी तरह सो ऑन। वो जो हनी है उसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो कुछ और होगी। जब हम इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक देखें तो देन जो कूलम्स लॉ है वो यूँ आ जाएगा। देन दी कूलम्स लॉ, जो कूलम फोर्सेस हैं, बिकम्स F डैश इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ER आ जाएगा। जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 होता है, तो इसीलिए हम एप्सिलॉन R नहीं लिखते। लेकिन अब हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ER आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब 1/ER अलहदा करके लिख लिया और इसको अलहदा से लिख लिया। तो अगर आप गौर करें तो ये फोर्स के बराबर है, तो F डैश इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं, और F आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ER इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ER इज़ इक्वल टू F, और F डैश इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ फिर इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो ये जो F डैश है वो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो F इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन R F डैश। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये इक्वेशन यहाँ से ये बनी है। इसका मतलब है कि जब हम F डैश को किसी ER के साथ, एप्सिलॉन R के साथ मल्टीप्लाई करें तब F आता है। इसका मतलब है F ग्रेटर है F डैश से। तो फॉर वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन R की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, और जब हम एयर की बात करते हैं तो ER की जो वैल्यू है वो 1.0006 हो जाती है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, MCQs में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन R है उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? एज एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, इज़ इक्वल टू F ओवर F डैश। अब यहाँ पर जो F है वो फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, और F डैश वो फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो कहता है रिलेटिव परमिटिविटी इट इज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेशो है जब दो चार्जेस के दरमियान
अब्सेंस ऑफ मीडियम, जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम नहीं है, अब्सेंस मतलब ना होना, जब मीडियम नहीं है तब एफ आएगा। टू दी, ये रेशो है, टू दी फोर्स व्हेन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज डाइलेक्ट्रिक। गौर से दोबारा सुन लें, एफ जो है वो फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, और एफ डैश जो है वो फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ये रेशो बन गई एफ ओवर एफ डैश। तो इट इज़ दी रेशो, ये रेशो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, मीडियम नहीं है, और उस फोर्स के साथ जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम है या कोई डाइलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो न्यूटन डिवाइडेड बाई न्यूटन, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा और इसका कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।